Welcome to all in the course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. Under Module 8, Developing Assumption and Hypothesis, and today I am going to deal concept of assumption and hypothesis. After the reading and listening this lecture, you may be able to list and explain the key characteristics of assumption and hypothesis, understand the importance of these characteristics in real world research, differentiate between assumption and hypothesis, explain the nature, role and significance of assumptions and hypotheses in designing and conducting research, identifying different types of assumptions in qualitative, quantitative and mixed method research, understand concept of different type of hypothesis. So this session will surely give you insight about the assumption and hypothesis. So firstly, I am going to deal concept of assumption. What is assumption? Assumptions are basic beliefs taken for granted without proof in the context of a research study. Assumptions को हिंदी में कहते हैं अवधारणा, और वो एक आधारभूत विश्वास है जो कि हम लोग मान लेते हैं, उसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी अनुसंधान में जब जो कुछ हम एक एज्यूम करके आगे बढ़ते हैं कि दैट विल गिव अस एक बेस एंड श्योरली दैट विल हेल्प अस, तो उसके अबाउट हम जब एकदम श्योर होके उसको एक एज्यूम कर लेते हैं, दैट कैन बी कंसीडर एज ए एजम्पशन, और वो एक हमारा विश्वास होता है। तो वो विश्वास ही यहाँ पे एजम्पशंस को डिफाइन करते हैं। तो बेस्ट एंड काहन ने कहा कि एजम्पशंस आर बेसिक बिलीव्स टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिसर्च स्टडी। लाइक इससे अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि इट फॉर्म द अंडरलाइंग फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट रिसर्च क्वेश्चंस एंड डिजाइन। कर्लिंगर ने इसको इस तरीके से बताया है कि एन assumption इज अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ एंड फॉर्म्स द बेसिस फॉर द फर्दर रीजनिंग। जो आगे हम लोग तर्क लगाने जाएंगे या आगे जो रिसर्च का प्रोसेस अपनाएंगे, उसके लिए ये आधार का काम करता है, बेसिस फॉर फर्दर रीजनिंग, एंड इट इज अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। हमें इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। तो assumptions आर नॉट टेस्टेड, ये टेस्टेड नहीं होता है, बट मस्ट बी एक्नॉलेज ट्रांसपेरेंटली। लेकिन हम इसे एकदम पारदर्शिता के आधार पे एक्नॉलेज करते हैं। जैसे रिसर्च के प्रोसेस में जो हम लोगों के assumption बनते हैं, सैंपल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। हमने एक assumption बना लिया कि जो हमने न्यादर्श लिया है, सैंपल सेलेक्ट किया है, वो जो हमारी होल पॉपुलेशन है उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। एकदम जस्ट लाइक दैट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द सैंपल। तो दिस इज आवर assumption। ये हमारा assumption है, वो मान के चल रहे हैं, और इट मे बी नियर बाई, ये वहां तक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट ये हमारा मानना है, क्योंकि सैंपल और पॉपुलेशन का ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि सैंपल हम पॉपुलेशन से ही सेलेक्ट करते हैं, और जो पॉपुलेशन होती है उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेषताएं होती हैं उसको इन्फर करके हम सैंपल में लाने का प्रयास करते हैं या लाते हैं। तो सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो ऐसे में दिस कैन बी अ assumption, और क्योंकि यहाँ हम इसको टेस्ट नहीं करने जाते, तो देयरफॉर तो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड विल रिलायबली मेजर व्हाट इज सपोज टू। अब जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करने जा रहे हैं वो एकदम विश्वसनीयता के साथ वही मेजर करेगा, मापेगा जो हम सपोज किए हैं, अनुमान लगाएं। तो यस, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटेलिजेंस एंड वी आर यूजिंग एन इंटेलिजेंस टेस्ट, अब जो भी जिसने भी बनाया इंटेलिजेंस टेस्ट को, वो
उसने इंटेलिजेंस टेस्ट के कॉन्सेप्ट को उस टेस्ट में इन्वॉल्व किया होगा। अदरवाइज हम खुद भी अगर टेस्ट बनाएंगे तो इंटेलिजेंस के वो सारे डायमेंशंस इन्वॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब कि द टेस्ट विच वी आर गोइंग टू यूज दैट इंस्ट्रूमेंट या द टेस्ट विल रिलायबली मेजर व्हाट इज सपोज टू, जो हम मेजर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एजम्पशन इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि एक ऐसा बिलीफ, आधारभूत विश्वास जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है और जो किसी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में या स्टडी में एज्यूम कर लिया जाता है और वो आगे रास्ता हमारा दिखाता है। अब टाइप्स ऑफ एजम्पशंस में बात करें रिसर्च के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो पहला हम मैथडोलॉजिकल एंड एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट रिलायबिलिटी के साथ जाके बात कर सकते हैं। तो दीज एजम्पशंस आर रिलेटेड टू द टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर यूज्ड इन कंडक्टिंग द रिसर्च। जो रिसर्च में हम प्रयोग करते हैं वो एजम्पशंस, जैसे टूल के लिए, टेक्निक के लिए, प्रोसीजर के लिए, मेथडोलॉजी के लिए, कि वो सही ढंग से काम कर रहेगा। जैसे कि एक एजम्पशन हमने डेवलप किया कि द क्वेश्चनर यूज्ड टू मेजर स्टूडेंट मोटिवेशन इज वैलिड एंड रिलायबल फॉर द टारगेट पॉपुलेशन। यस, तो क्वेश्चनर जैसा पीछे ही हम लोगों ने कहा था कि जो टूल्स हम यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ हमने माना कि क्वेश्चनर जो हम यूज करने जा रहे हैं वो मेजर करेगा स्टूडेंट मोटिवेशन इज वैलिड एंड रिलायबल फॉर द टारगेट पॉपुलेशन। तो दैट इज अ assumptions like that theoretical certain relationship exist। हम ये मान के चलते हैं कि these assumptions are based on existing theories or models that form the conceptual foundation of the study। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एफिकेसी एंड एकेडमिक अचीवमेंट बेस्ड ऑन बेंदुरास थियरी। और चूंकि बेंदुरा की थियरी ये रिफ्लेक्ट कर रही है तो इसलिए उसके बिहाफ तो थ्योरेटिकल एजम्पशन हम लेते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एफिकेसी एंड एकेडमिक अचीवमेंट बेस्ड ऑन बेंदुरास थियरी। तो इस तरीके से हम एजम्पशंस को एज्यूम करते हैं और जो रिसर्च के लिए आगे हमें बढ़ने में मदद करती है, चाहे वो मैथडोलॉजिकल हो, थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल, जिसमें हम सब्जेक्ट अटेंड द सेशन, जैसे बात किया कि these involve real world or logistical expectations necessary for a study to be implemented successfully। तो यहाँ the participants will attend all scheduled session of the training program। तो ऐसा हम मान के चलते हैं। अब ये तो जो उसमें enrolled हो रहा he or she will join the all scheduled session, but what will be there, ऐसा एज्यूम करना है। हो सकता है किसी एक आध सेशन में वो ना रहे, मे बी, बट these are our assumptions on the behalf of that we design all things of the particular program or research। Now we are going to talk about the concept of hypothesis। Hypothesis is a specific, clear and testable proposition। एक प्रस्ताव इसे हम कह सकते हैं, परीक्षणीय प्रस्ताव। हाइपोथेसिस को परिकल्पना कहते हैं हम लोग, तो या प्राक कल्पना। हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक, क्लियर एंड टेस्टेबल proposition or predictive statement about the possible outcome of a study, usually involving a relationship between two or more variables। चूंकि जो समस्या हमारा बना हुआ है वो कितने चरों को आपस में इन्वॉल्व कर रहा है, दो या दो से अधिक चरों को, और उन्हीं को कंसीडर करते हुए उसमें से कभी एक या एक से अधिक चरों या एक के साथ कई चरों को, जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में इंटर रिलेट करके कुछ कहने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसा कि क्रेसवेल एंड कर्लिंगर ने भी बात करी है इस पे कि hypothesis is a tentative testable prediction about the relationship between variables। Like that कर्लिंगर डिफाइन करते हैं, a hypothesis is a conjectural statement about the relationship between two or more variables। तो दो या दो से अधिक चर जो हमारे समस्या या टॉपिक में इन्वॉल्व हैं वो आपस में कैसे एसोसिएटेड हैं, उसको जब देखने जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। और वो जो परिकल्पना है या हाइपोथेसिस है, दैट इज
टेंटेटिव, वो टेंटेटिव हम दिमाग में इमर्ज होती है और दैट इज टेस्टेबल, वो टेस्टेबल है, उसको हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। और परीक्षण करने के बाद जो हमने एक एज्यूम किया था कॉन्सेप्ट कि देयर इज रिलेशनशिप, देयर इज इफेक्ट, वो सारी चीजें हम टेस्ट करने के बाद उसको प्रूफ होती हैं। तो हाइपोथेसिस इज ए श्रूड गेस या इमेजिनरी गेस भी कह सकते हैं, या इमेजिनरी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो हाइपोथेसिस गिव्स अस डायरेक्शन टू वर्क इन द पर्टिकुलर फील्ड। फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ कह सकते हैं कि इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ द टार्च बियरर इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च। जनरली जब हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो इट यूजेज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड assumptions framed in the qualitative research. So like in the quantitative research, it work as a torch bearer. It guides data collection, it directs the focus of the study, it helps in testing theories. So what we are going to consider within a quantitative research, generally everything is nearby hypothesis. क्योंकि जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन बनेगा या ऑब्जेक्टिव जो बनेगी उसको कैसे हम एसेस करें, वो बाय विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं। तो हियर हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये टार्च बियरर के रूप में काम करता है। और जब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो हम जनरली इसको दो रूपों में अभी देखने का प्रयास करेंगे और आगे इसके जो वेरियस टाइप्स हैं उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट वन इज द रिसर्च हाइपोथेसिस। उसको इंडिकेट करने के लिए हम एच टर्म यूज करते हैं और उसमें डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यूज में आती है। डायरेक्शनल, जहां पे हम बात वर्ड से ही क्लियर है कि कहीं वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। नॉन डायरेक्शनल, इट मींस दैट विल नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन। सेकेंड वन, नल हाइपोथेसिस। एक ऐसी हाइपोथेसिस जो अपने में एक ऐसा रूप लिए होती है जिसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और जब इसका रिसर्च हाइपोथेसिस के साथ एक ऐसा रिलेशन है कि जब वो रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जाती है तो अपने आप वो कन्वर्ट हो जाती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस में। एंड थर्ड वन इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये कुछ हाइपोथेसिस अभी हम यहाँ डील कर रहे हैं, इसके आगे ही जस्ट हम वेरियस हाइपोथेसिस पे फोकस करेंगे। तो हाइपोथेसिस ब्रिज द गैप बिटवीन थियरी एंड एम्पिरिकल डेटा। जो थियरी है और उसके बिहाफ हमने जो एम्पिरिकल डेटा गैदर किया है उसके बीच में क्या कनेक्शन होना चाहिए, वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, बेस्ट एंड काहन ने इसको बताया कि हाइपोथेसिस ब्रिज द गैप बिटवीन थियरी एंड एम्पिरिकल डेटा। तो उसको हम आगे देखेंगे कि हाउ इट कवर्ड। अब थोड़ा एम्फेसिस करें कि रिसर्च जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च हैं वो किस तरीके से हैं। तो रिसर्च हाइपोथेसिस जो हम लोगों ने देखा, रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट और एवरी हाइपोथेसिस विल बी टेस्टेबल, बट हियर a research hypothesis is a testable statement which propose a possible explanation for an observable phenomena or relationship between variables. It becomes predictive. It is further divided in two parts. ये कुछ कहता है और वो जो कहना है वो इस तरीके से फोकस होता है कि possible explanation for an observable phenomena, जो हम फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ क्वांटिफिकेशन, वो बताता है कि उसके अंदर क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है विद इन टू और मोर वेरिएबल्स, या उसके क्या इंटरेक्शन इफेक्ट हैं या इफेक्ट क्या हैं, वो किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर। तो इट बिकम्स प्रिडिक्टिव, एक कह सकते हैं कि पूर्व कथन करता है ये। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट।
डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल। जैसे पहले ही हमने कहा, तो डायरेक्शनल की बात जब हम करें तो इट प्रिडिक्ट्स नॉट ओनली दैट ए रिलेशनशिप और डिफरेंस एग्जिस्ट बट आल्सो द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये बात करता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें या ये कब प्रयोग में लाया जाता है, तो प्रायर रिसर्च और थियरी स्ट्रांगली सपोर्ट अ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड आउटकम्स। जब पीछे की रिसर्चेज हमें सपोर्ट कर रही हैं कि ये देखो, अगर कोई एग्जाम हमने रिसर्च ली जहाँ पे अचीवमेंट हम देख रहे हैं विद इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे वेरियस रिसर्चेज आर reported in the manner that achievement of the mathematics in the mathematics subject is greater male का जो है वो greater है in comparison than female students। तो वहाँ जब मैक्सिमम स्टडीज ये अगर रिपोर्ट करती हैं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि गर्ल्स boys mathematics achievement will be higher in the comparison than with respect to female students। तो यहाँ एक हाइपोथेसिस इस तरीके से बना है कि स्टूडेंट्स हु अटेंड ऑनलाइन क्लासेस परफॉर्म बेटर एकेडमिकली देन दोज हु अटेंड इन पर्सन क्लासेस। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट हु अटेंड ऑनलाइन क्लासेस परफॉर्म बेटर एकेडमिकली देन दोज हु अटेंड इन पर्सन क्लासेस। तो यहाँ पे दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं, उन दोनों के बीच में एक आपको डिसीजन लेना है। तो वो डिसीजन यहाँ बताया है कि बेटर एकेडमिकली वो परफॉर्म करते हैं। तो एक डायरेक्शन दे दिया गया है। इट मीन्स कि जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस जो है वो एकेडमिकली बेटर है। तो वी आर सेइंग in a particular direction better academically। तो अगर इस तरीके से जाते हैं तो हम ये रिसर्च हाइपोथेसिस में कंसीडर कर सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट अ रिलेशनशिप और डिफरेंस बट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन। ये भी वही काम करता है कि रिलेशनशिप या डिफरेंस को प्रिडिक्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं करता कि उसके डायरेक्शंस क्या होंगे, किस तरफ होंगे। कब यूज करते हैं? There is insufficient prior evidence to predict the direction। जैसे पहले वाले में हमने कहा कि अगर पहले से उतने एविडेंस हमारे पास हैं तब हम डायरेक्शनल के लिए जाते हैं, और अगर हमारे पास एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि क्या है, किस तरीके का, या दोनों तरफ के उस पे जो लोगों ने रिसर्च किए हैं और 50-50% मत आते हैं कि 50% इन द फेवर ऑफ male, 50% favor in the female achievements in the mathematics subject। तो हम ये बना सकते हैं, तब हम खुद में भी एक कंट्राडिक्शन में रहेंगे। तो वहाँ पे सीधा हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नो नहीं कहेंगे, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस की। तो देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द अचीवमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स विद इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो वो हम यहाँ कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ की एक बना हुआ आपको ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस देख सकते हैं कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस बिटवीन स्टूडेंट्स हु अटेंड ऑनलाइन क्लासेस एंड दोज हु अटेंड इन पर्सन क्लासेस। हियर इट डज नॉट से हु परफॉर्म्स बेटर। पहले वाले में हम ये कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस जो अटेंड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर है। आई डोंट नो कि हु विल परफॉर्म बेटर, कौन करेगा वो जब हम रिसर्च करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे तब हम वो। लेकिन अगर पहले से कुछ एविडेंसेस हमारे पास एग्जिस्टेंस में हैं, देन वी आर कैपेबल टू से समथिंग और देन वी मेक द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अदरवाइज इफ वी आर नॉट इन द सिचुएशन टू से समथिंग अबाउट स्पेसिफिक, देन वी कैन 50-50% या 60-40% डेटा अवेलेबल है, एक फेवर में ग्रुप आ रहा, एक इन फेवर नॉट फेवरेबल है, तो हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो वो जब हम बात करेंगे तो दिस विल बी कंसीडर एज ए नॉन डायरेक्शनल, नो एनी डायरेक्शन इज इन्वॉल्व या कंसीडर बाय द
researcher during framing the hypothesis. Next one is the null hypothesis. और null hypothesis की जब हम बात करेंगे तो इसे हमने पहले ही कहा कि इट्स सिंबल जो हम यूज करते हैं यस जीरो से लिखते हैं और इसे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, या ये कहें कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के अंदर ही या उसे ही हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो a hypothesis that state there is no relationship or no significant difference between variables। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं यानी कि दो ग्रुप के मीन को कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो उनके मीन अगर इक्वल हैं तो देयर विल बी कंसीडर नो डिफरेंस इन मीन्स बिटवीन टू पॉपुलेशन। जैसे कि एक पॉपुलेशन हमारे पास मेल है, दूसरा फीमेल है, या एक ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ने वाले बच्चे हैं, दूसरा ट्रेडिशनल क्लासेस से पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो दो ग्रुप कंसीडर किए जाएंगे। उनका एक का मीन दूसरे का मीन अगर इक्वल है देन ऐसी फाइंडिंग्स आ रही हैं। तो या हम जब चेक करने जा रहे हैं जो अपना रिसर्च हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, और जिसमें नॉन डायरेक्शनल तो हम ये कह सकते हैं वो अपने आप कन्वर्ट होगी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में, जिससे कि हम बायसनेस से बच सकें, हम किसी के फेवर में बात ना करें। आई एम ए रिसर्चर, आई एम ए मेल रिसर्चर एंड मे आई कैन फेवर द मेल स्टूडेंट्स। तो वहां पे ऐसी जो पक्षपात से बचने के लिए हम लोग नल हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, और नल हाइपोथेसिस बहुत ही सपोर्टिव होती है स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि उसके भी हम एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट में हैं, जहां अभी आगे हम करेंगे कि वन टेल जहां डायरेक्ट या नॉन डायरेक्ट बनेंगी तो कॉन्सेप्ट हो। और अगर दोनों के मीन समान नहीं है, मीन्स आर डिफरेंट, तब हम या H0 को टेस्ट करने के बाद कुछ तो इसका पर्पज क्या है नल हाइपोथेसिस का? सर्व एज द डिफॉल्ट और बेसलाइन टू टेस्ट एंड पॉसिबली रिजेक्ट। यहां पे एक रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग जनरली लेते हैं। रिजेक्ट वो टर्म्स जनरली क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज में आता है। फॉर द नल हाइपोथेसिस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जहां हम पीछे only a sentence word will be included here, make performance between students who attend online classes and those who attend in person। hypothesis research hypothesis के अगेंस्ट में बनती है। जब हम तो उसके साथ पैरेलली वो अपने आप अपना पोजीशन लेती है, लेकिन जब हम नल हाइपोथेसिस के ही साथ टेस्ट करते हैं जिससे कि हम बायसिंग से बच सकें। तो देयरफॉर हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यस आफ्टर टेस्टिंग द नल अ न्यू हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट इटसेल्फ। वहां पे एक डायरेक्शन अपने आप आपको मिल जाएगा कि देयर इज, वहां पे अगर डिफरेंस आ जाता है तो मीन अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा कि हु इज ग्रेटर या बेट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेट एक हमारे सामने आ जाएगी, फिर उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया हमारे पास जब फुलफिल करेंगे तभी हम उसके विषय में भी कुछ कह सकेंगे, क्योंकि उसकी टेस्टिंग फिर अल्टरनेटिव इट सपोर्ट द रिसर्चर फ्रेमिंग अ न्यू हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस against the directional hypothesis। and for example a new teaching method is, if it fails then researcher can consider other methods। तो एक न्यू टीचिंग मेथड्स को हम स्टूडेंट के पोटेंसी को या लर्निंग को इन्हांस करेगी और वो फेल्योर हो गई, ये आया कि वो टीचिंग मेथड इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अदर कैन बी। तो एक
can be a alternative hypothesis also. Simple hypothesis, it involves कि कई और हाइपोथेसिस अबाउट हम लोग बात करेंगे। तो जब सिंपल हाइपोथेसिस की बात हम करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इंक्रीज स्टडी आवर्स लीड्स टू हायर ग्रेड्स। वेरिएबल है और दूसरा हायर ग्रेड्स दूसरा वेरिएबल। तो दोनों के बीच में जब हम रिलेशन की बात करने जा रहे हैं, चूंकि कंजक्चरल स्टेटमेंट्स विद इन टू वेरिएबल्स की बात, जब वहाँ पे दो ही वेरिएबल्स हैं और वन इज द इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड वन इज द डिपेंडेंट, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। लाइक दैट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पे इंडिपेंडेंट एक से अधिक हो सकता है या डिपेंडेंट भी एक से अधिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल उसी चीज़ों को हम देख कर बता सकते हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल्स बढ़ाते हैं। स्टडी आवर्स एंड अटेंडेंस, दो चीज़ें, दो वेरिएबल्स हमने लिया, वो दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट अभी यहाँ आपको दिख रहे हैं। स्टडी आवर्स एंड अटेंडेंस इन्फ्लुएंस बोथ एग्जाम परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्ट ग्रेड। और डिपेंडेंट में भी दो चीज़ें हमने डाल दी कि एग्जाम परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्ट ग्रेड्स। या एग्जाम परफॉर्मेंस को में प्रोजेक्ट ग्रेड्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे एक में भी आ सकती हैं या अलग अलग देखने जा रहे हैं। देन तो हियर मोर देन वन इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट है और आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी दो इंक्लूड किए गए हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल दो, परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्ट ग्रेड। तो दिस कैन बी कंसिडर एज द कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। लाइक दैट एसोसिएटिव हाइपोथेसिस where two variables are related, ऐसा लगता है कि एसोसिएट हो रहे हैं। A change in one leads to a change in another, does not imply causation, लेकिन यहाँ पे कारण पता नहीं चलता। अगर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी लेवल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये यस दिखता सा है, थियोरेटिकल हमारे पास सपोर्ट भी है कि एंजाइटी कुछ अफेक्ट करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस को, पॉजिटिवली या निगेटिवली वो नहीं क्लियर है, तो वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज कंसिडर अंडर द एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। लाइक दैट कॉजल हाइपोथेसिस, जहां पे कॉज एंड इफेक्ट अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं उससे, तो इसको हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। जैसे लैक ऑफ स्लीप कॉजेज लोअर एकेडमिक अचीवमेंट, और डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि लैक ऑफ स्लीप कॉजेज लोअर एकेडमिक अचीवमेंट। तो इसलिए मेन हाइपोथेसिस हमने आपके साथ तीन शेयर करी, जिसमें एक रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बट मेजर जो काम हम लोग का होता है वो रिसर्च हाइपोथेसिस के रिस्पेक्ट में, और उससे एसोसिएट करके उसको टेस्टिंग के लिए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के साथ जाते हैं। लेकिन ये ऐसे भी कैटेगराइज किया जा सकता है जिसमें हमने सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एसोसिएटिव, कॉजल, लॉजिकल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग rather than observation or experimentation, common in theoretical or philosophical researches। कभी कभी वहाँ ऐसे हमें फ्रेम करनी पड़ जाती हैं, जैसे कि all events are determined by prior causes। तो all events are determined by prior causes। तो इसमें जो पीछे के कार्ड्स की बात हो रही है, तो वो लॉजिक उसके पीछे के दिखाए जा रहे हैं। तो दिस कैन बी कंसिडर एज द। अब यहाँ बात करें कि देख सकते हैं कि नल या स्टैटिस्टिकल के की फीचर्स क्या है। नो रिलेशनशिप, अल्टरनेटिव रिलेशनशिप, और जो रिसर्च हाइपोथेसिस के दो पार्ट्स हैं, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, स्पेसिफिक डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शनल इफेक्ट विदाउट डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स भी उसके दे रखे गए हैं। सिंपल, वन इंडिपेंडेंट, वन डिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल, एसोसिएटिव, वेरिएबल्स आर रिलेटेड, कॉजल, one variable causes another, logical based on reasoning।
एग्जाम्पल्स जस्ट लाइक दैट विच वी हैव डिस्कस। तो इनको देखकर हम एक इंसाइट कह सकते हैं कि बाय कंक्लूजन इससे गेन कर सकते हैं। अब एजम्पशंस के रोल क्या हैं वो हमें बात करना है। तो इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चन भी बनाने के लिए एजम्पशंस आते हैं, या हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए मेजरली हम यूज में लाते हैं, क्योंकि जो रिसर्च क्वेश्चन बनते हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई एक हम कह सकते हैं कि एक एजम्पशन हम लेकर चलते हैं। जैसे हमने कहा कि जो अच्छी मेहनत करता होगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में खुद है, क्या जो पढ़ता है ज्यादा मेहनत करता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है? तो ये हमारे पास वो है, जस्ट लाइक दैट वाइस वर्सा इट गिव्स अस, हम कह सकते हैं कि रिसर्च क्वेश्चंस के साथ ही साथ जो फाउंडेशन हमें देता है वो आगे की रिसर्च डिजाइन। डिफाइन द स्कोप्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी, इंश्योर कंसिस्टेंसी इन अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स एंड डिजाइन। तो हमें वेरिएबल्स और डिजाइन को समझने में और आगे बढ़ने में मदद करता है। तो रोल ऑफ एजम्पशन हम ये कह सकते हैं। रोल ऑफ हाइपोथेसिस helps to develop theory and test relationship. मोटिव है gives direction and focus to the research process। और जहां एजम्पशन क्वालिटेटिव रिसर्च को हेल्प करता है, हाइपोथेसिस मेजरली जो है वो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्वांटिटेटिव रिसर्च में बनती है। फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन। विदाउट हाइपोथेसिस अ स्टडी में लेक क्लियरिटी एंड फेल टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो ये हाइपोथेसिस जहाँ पे कह सकते हैं कि विदाउट हाइपोथेसिस स्टडी में लैक क्लैरिटी एंड फेल टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। रेडमैन एंड मोरी ने इसे कहा है। और जाहिर सी बात है कि नए ज्ञान में अगर कंट्रीब्यूशन है और क्वांटिफिकेशन के बेस पे कुछ कहना है और जनरलाइज जिसे करना है, तो देयर इज रिक्वायर्ड अ हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ assumptions: provide a starting point. Assumptions help define the parameters of the study, offering a logical starting points for inquiry, guiding the research design, aid in interpretation of results, enhance clarity and focus, set realistic expectations, facilitate theoretical frameworks, support validity. Like hypothesis, act as guide, clarifies concept and variables, helps in research design, enables replications, facilitate data collections, encourage critical thinking, supports objective testing, strengthens scientific methods. And these are the key differences on the behalf we can understand. And by summarizing, these are the backbone of the qualitative and quantitative research. And you can think by this, how can you involve assumption or hypothesis into a well-defined research problem. So here by these readings, you can strengthen your concept about that. Thank you.